हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से ही अभी पहले एक बार क्वेश्चन कोई कर ले, उसके बाद उठाएं। व्हाट यू विल सजेस्ट? एक ना अभी पहले स्पेशली एक बार एक केस देख लेते हैं। डिटरमाइन द एनएवी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज साथ के साथ नोटिंग कर लीजिएगा। डिटरमाइन द एनएवी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया हुआ है ₹1 लाख एंड हाउस let out at the rate ₹10,000 per month. Third thing is house tax ₹9,000 paid during previous year. And fourth point is दो cases देख लेते हैं. House remain vacant for A 1 month and B is like 3 month. एक बार सॉल्यूशन करते हैं इसका। बेसिकली जब भी आपको जीएवी निकालना है, ये वैकेंसी वाला केस है, केस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है कि थोड़े से टाइम वेकेंट रहा है, केस ऑफ वैकेंसी। सो अभी जीएवी निकालना है। जीएवी में हम दो चीज का कंपैरिजन करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। इन दोनों में हम हमेशा हायर लेते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है ₹1,00,000 और एक्चुअल रेंट कितना आ गया? 10,000 इंटू 11, दैट इज ₹1,10,000। और केस ए अगर ले लें जहाँ वैकेंसी 1 मंथ की है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार आपको याद है क्या, मतलब मैं सीधा स्ट्रेट कर रहा हूँ, हम लोग कैसे शुरुआत करते थे? फेयर और म्युनिसिपल वैल्यू का हायर, फिर जो स्टेप 1 में आता था वो हम लोग कंपैरिजन करते थे विद एस स्टैंडर्ड रेंट से, फिर हम लोग लोअर लेते थे। इस लोअर को हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते थे, राइट? प्लीज रिप्लाई करिएगा। हेलो, कोई है क्या क्लास में? आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, प्लीज रिप्लाई करिए। मतलब कितने लोग सोए हुए हैं मुझे एक बार बता दीजिए।
ठीक है, हम लोग करते हैं आगे, कोई नहीं। एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन होने के बाद जो हायर आता है दैट इज माय जीएवी। इसमें कोई इशू नहीं है। अभी नेचुरली था कि हम लोग इन दोनों में हायर लेंगे, 1 लाख और 1,50,000 में। तो मेरा जीएवी आ गया 1,10,000 रुपए। और दूसरा केस हो गया केस बी में 1 लाख और 10,000 इंटू 90,000। अब यहाँ विच एवर इज हायर दैट मीन्स 1 लाख रुपए आना चाहिए। अभी मुझे एक चीज मुझे बता दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, या लास्ट क्लास वाला कल एक बार डिस्कस कर लें क्या क्या पढ़ा था। अनमोल, आ रहा है आपको समझ? थोड़ा थोड़ा सर। क्या वो नींद में हो आप? सर आई एम नॉट वेल। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ केसेस देख रहे थे, जहां हमने एक केस देखा था कि जब लोन आउटस्टैंडिंग है तो 24 वाला कैलकुलेशन देखा था कि रिडक्शन कैसे मिलेगा और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो वाला चीज। फिर हम लोग दूसरी स्लाइड पे आए, वहां हम लोगों ने बात करनी शुरू करी थी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट अगर हो तो क्या होगा। अनरियलाइज की रेंट के केस में हमने बात करी थी। अनरियलाइज रेंट पहले होता क्या है वो वाली बात कर लेते हैं, कि कुछ पोर्शन ऑफ रेंट जो होता है वो ऑनर नहीं ले पाता किराएदार से, तो वो वाला। और जो प्रूव हो गया कि वो बैड डेट है, वो प्रूव होने के लिए 4 कंडीशन है रूल 4 की। वो टेनेंट बोनाफाइड हो, टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन हो, अदर प्रॉपर्टी, लीगल एक्शन टेकन। तीसरा, लीगल एक्शन इसमें भी ले लिया, मतलब लीगल एक्शन लेना मेनली। अब रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट हो तो क्या होगा। अनरियलाइज रेंट बेसिकली होता क्या है, वही रेंट जो ऑनर रियलाइज नहीं कर पाया। अब जब वो रिकवरी होगा तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट होता है, प्लस आपको 30% का डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रीट एरिया रेंट क्या होता है। कई बार क्या होता है ना कि मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम हर साल से 10% का रेंट बढ़ाएंगे, और किराएदार बाद में जाके बोलता है कि मैं तो नहीं देता, कर लो क्या करोगे। फिर मालिक ले जाता है कोर्ट में, और कोर्ट बोलती है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, और पीछे से देना पड़ेगा। तो दैट इज हाउस प्रॉपर्टी का इंक्रीज होता है रेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज फ्रॉम बैक डेट। तो एरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल होगा इन ईयर ऑफ रिसिप्ट, और यहां पर भी रिडक्शन 30% का मिल जाएगा। इस So please scroll up. इसे काटिएगा, इसका फिगर चेंज होगा, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए 1 लाख लिखा था, अभी बताऊंगा रीजन। ठीक है, चले आगे। देखिए, दो केसेस हैं, या तो प्रॉपर्टी
के पैसे नहीं आते, प्रॉपर्टी के पैसे नहीं आते, उसके दो रीजन हो सकते हैं, जो प्रोमिनेंट हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। या तो इफ प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट, और दूसरा अदर केसेस। इफ प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट और दूसरा अदर केसेस। अदर केसेस में आपके एरियर ऑफ रेंट वाला केसेस आ गया, या कुछ और भी बहुत सारे केसेस आ गए, तो वो वाला हम लोग पूरा देख लेंगे। तो यहां पर अगर मेरा एक्चुअल रेंट है ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपको एक्चुअल रेंट, इसमें भी दो कंडीशंस आप देखिए। एक होगा एक्चुअल रेंट, और आप लोग प्लीज कुछ बोल लीजिए, अजीब सा ही लग रहा है। तो दोनों 12 मंथ्स के होने चाहिए ना, या मतलब सेम मंथ्स के? अभी एक बार बता रहा हूँ, मैं दो केसेस में ही इसे क्लासिफाई कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रखिएगा, अदरवाइज मुझे खुद नहीं समझ में आएगा मैं पढ़ाऊँ कैसे। आइडली दो केसेस अगर इसमें मुझे बनाने हो, देखो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, दो चीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। इन दोनों में हम क्या लेते हैं हायर, विच एवर। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम लेते हैं विच एवर इज हायर। इसमें बताइए कोई इशू है? No, sir. दैट इज अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक केस ये हो जाएगा। दूसरा केस की बात एक बार कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, जब एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट, नॉर्मली हम लोग ये वाला सिचुएशन देखते हैं नॉर्मली। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जब कंपैरिजन करें और वैकेंसी का केस है, तो मेरा जो एक्चुअल रेंट, मेरा जीएवी होगा, यहाँ पर जीएवी और यहाँ पर भी जीएवी, ये होगा मेरा एक्चुअल रेंट।
वैकेंसी का केस सबसे अलग है, इसीलिए सबसे अलग तरीके से बता के करवाया है कि आइडली आपके पास नॉर्मली क्या सिचुएशन रहता है। या तो आप एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट से आप कंपैरिजन, नॉर्मली होता है कि हम एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल वो रेंट रिसीव करते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट या रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो विच एवर इज हायर लेते हैं। अगर हायर लेना है तो फिर वही केस आ गया जो हायर है, और अगर लोअर है एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट इज, या इसको ऐसे ले ले हम, एक्सपेक्टेड रेंट से मेरा एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो मेरा जीएवी तब भी एक्चुअल रेंट रहेगा। यही चीज मेनली बताने वाला था, वो अभी एग्जाम्पल से देख लेंगे अगर मैं क्रक्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो। और मान लीजिए अदर केसेस है तो मेरा, और सिचुएशन अब वापस दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअल रेंट, एक केस में एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, और एक केस में एक्चुअल रेंट कम है, सॉरी ज्यादा है, एक्चुअल रेंट ज्यादा भी, तो ये कम हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने एग्जांपल्स करे हैं इसके वो कंफ्यूजिंग वाले ही हैं, बहुत वैरायटी है इसमें, इसीलिए जस्ट मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो नॉर्मली विच एवर इज हायर हम लेते ही लेते हैं, तो यहां पर भी हायर होगा और यहां पर भी हायर होगा। अभी अगर मुझे शॉर्ट में आपको समझाना है ऊपर वाली सारी बातें जो मैंने लिखी, इसको मैं अब ऐसे भी समझा सकता हूं आपको। टोटल हमारे पास खाली रहने के दो केसेस बनेंगे, खाली के दो केसेस बनेंगे, एक जहां वैकेंसी हो और दूसरा जहां अदर केस हो। अगर वैकेंसी है तो जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, आंख बंद करके। अदर केसेस है तो अगर अदर केसेस हैं तो जीएवी इज इक्वल टू दो चीज का कंपैरिजन, एक्चुअल रेंट वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट एंड विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये पूरा क्रक्स है, जितनी बातें ऊपर मैंने बताने की कोशिश करी है, जितना क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। अभी आई बिलीव एक, जब हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन करा था तो मैंने एक पॉइंट, एक क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं हम लोग, उस वाले क्वेश्चन में ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करके देखते हैं। सी हम लोग आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, एक ये जब वैकेंसी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ, इस क्वेश्चन में है क्या। एक ऑनर है जिन्होंने अपना घर रेंट पे दिया है और उसका रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ, राइट, और वो 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं करवा पाते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें वैकेंसी वाला केस नहीं है, वो रह रहा है लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, ये वो वाला केस है।
अभी। तो फिर हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हमने एक्सपेक्टेड रेंट अपना निकाल लिया। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया इसमें 18 और 16 FM एस 18,000 स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 18,000 रुपये पर मंथ। दूसरा एक्चुअल रेंट मेरा कितना है? 20,000 इंटू 12 होना चाहिए था। और से मान लीजिए कि मेरा रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 मंथ का उसमें से माइनस, दैट इज अगर आप इसमें नीचे आते हैं तो जो भी हायर है वो वाला आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 18, 2,16,000, 2,40,000। आपको कुछ समझ आ रहा है? एक फ्रेश एग्जांपल ही ले लेते हैं, उससे ही समझते हैं ये। मतलब लास्ट वाली क्लासेस का मैं पूरा छोड़ रहा हूँ, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है से जीएवी बताना है, फाइंड जीएवी। फाइंड जीएवी। तो फेयर रेंट है मेरे पास 11,000 रुपये पर मंथ। फेयर रेंट है 11,000 रुपये पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू है मेरा 12,000 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट है 13,000 रुपये। आप मुझे एक बार एक्सपेक्टेड रेंट बता देंगे क्या आएगा? अभी यहाँ तक मुझे एक बार बता दीजिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा है? कोई एक्सपेक्टेड रेंट बता देगा? सो फेयर रेंट की अमाउंट कितनी है? फेयर रेंट का अमाउंट है 11,000 पर मंथ। ओके सो राइट निष्ठा, एक्सपेक्टेड रेंट that is FMS। इलेवन और 12 में विच एवर इज हायर दैट इज 12,000। ये 12,000 स्टेप 1 से आ गया,
उसके बाद कंपैरिजन होगा 13,000 में, तो ये मेरा बन गया 13K। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट पर मंथ आ गया, सर 12 की होगा ना, लोअर। ओके सॉरी, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट मेरा आ गया 12K। अब एक्चुअल रेंट है मेरा 8,000 रुपए पर मंथ, एंड यहाँ पर अब जो पॉइंट है, अनरियलाइज रेंट है फॉर 1 मंथ, 1 महीने का हमें रेंट रियलाइज नहीं हुआ है। अब अगर इस पॉइंट में आते हैं वापस, तो अभी अगर मैं बोलूं कि आपको हमें अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर मेरे पास इफ रेंट नॉट realized due to vacancy and rent not realized due to other cases, तो ये हमारा वैकेंसी वाला केस नहीं है। तो यहाँ पर GAV इज इक्वल टू होगा एक्चुअल रेंट वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट। तो मेरा यहाँ पर एक्चुअल रेंट है 8,000 पर मंथ एंड एक्सपेक्टेड रेंट है 12,000 पर मंथ। तो विच एवर इज हायर, दैट इज मेरा GAV क्या हो गया, 12,000। ये वाला बताइए आया क्या समझ? यस सर, क्लियर। प्लीज मुझे बहुत स्लो जाने देना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अजीब ही हो गया पूरा। तो इसमें बताइए किसी को कोई इशू है क्या? सर एक बार स्क्रॉल करके। ओके, ठीक है शोभा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं अगला केस। इसमें हम लोग से रख लेते हैं अपना फेयर रेंट 13,000 पर मंथ। दूसरे में म्युनिसिपल वैल्यू ले लेते हैं 11,000 पर मंथ। पर मंथ ले लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट 12,000 पर मंथ ले लेते हैं एंड रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है से 12,500 रुपए। अब यहाँ पर वैकेंसी वाला केस है, 2 मंथ, अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है। अभी एक बार आप लोग GAV बताएंगे, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा।
बताइए एक्सपेक्टेड रेंट क्या है इसमें? किसी का आया? हेलो, किसी का है? यस सर। कितना? सर जीएवी 12,500 और एक्सपेक्टेड रेंट 12,000। जेवी 12,500। किसी का कुछ चेंज आया है? अगर आप ऊपर वाला प्रोविजन ऐड देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसी है। बताइए, कोई कुछ और बता रहा है? बताएंगे आप? अच्छा, वैकेंसी वाले केस में जीएवी मेरा क्या होता है? इन वैकेंसी केस मेरा जीएवी क्या होता है? सर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल राइट, रेंट। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया मेरा 12K, एंड एक्सपेक्टेड रेंट था 12K, एक्चुअल रेंट हो गया मेरा 12,500। तो मेरा जीएवी क्या आ गया? 12,500। यहाँ तक बताइए, कोई कंफ्यूजन है क्या? अब 12,500, उसके बाद जितने महीने का रियलाइज हुआ है, रियलाइज या रिसीव्ड रेंट, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 12,500 इंटू 10। तो मेरा जीएवी क्या आ गया? 1,25,000 रुपए। बताओ, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी आप 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये तो जितने महीने का था, से मेरा यहाँ एक्सपेक्टेड था, तो 12,000 इंटू 12, दैट इज 1,44,000, क्योंकि पूरे साल का हमको चाहिए। राइट, वैकेंसी वाले केस में जितने महीने एक्चुअल रेंट लेते हैं हम लोग रिसीव्ड वाला, तो इसीलिए 1,25,000 रुपए। बताइए, कोई इशू है क्या? नो सर। श्योर? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वापस। से एग्जाम्पल 3 लेते हैं। रेंट ऑफ अ फ्लोर एट द रेट दिया हुआ है मुझे 20,000 पर मंथ। रेंट नॉट रियलाइज या अनरियलाइज रेंट लिखिए इसको। अनरियलाइज रेंट है
2 मंथ का अनरियलाइज रेंट 2 मंथ, और इसका म्युनिसिपल वैल्यू है, इसका म्युनिसिपल वैल्यू है 18,000 रुपये। इसका फेयर रेंट वैल्यू है FRV, फेयर रेंट वैल्यू FRV है इसका 16,000 रुपये। आप मुझे GAV बता दीजिए, कंप्यूट GAV। ऊपर वाला एक बार प्रिंसिपल देख लीजिएगा, मैं आपके सामने एक बार वापस प्रिंसिपल लिख देता हूँ। रिमेन वेकेंटेड एंड अदर केस है, रिमेन वेकेंट अदर केस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, और विच एवर इज हायर। यहाँ पर आप 12 मंथ को बेस लेके कर रहे होते हैं। एंड आर अनदर केसेस रिमेन वेकेंट, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, 18,000। ठीक है आगे चलिए। और तो मेरा एक बार फिर मुझे GAV ही बता दीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट में आई बिलीव किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं, FM। हाँ, इन दोनों में कंपैरिजन होगा, 18 आ गया। स्टैंडर्ड रेंट के बारे में दिया नहीं है, तो मेरा यही हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अभी एक्चुअल रेंट है मेरा 20,000 रुपये पर मंथ। तो इन दोनों में से, क्योंकि ये वैकेंसी वाला केस नहीं है, इसीलिए क्या लेंगे, विच एवर इज हायर, राइट। तो अब मुझे एक बार GAV बताएंगे क्या आएगा। कोई बताएगा GAV कितना आएगा। हाँ, नॉइज ज्यादा है, रहने दीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट। अब कंपैरिजन हो 18 और 20 में, तो रेशनल ग्राउंड नहीं है ना। एक तरफ तो आप बोलोगे कि एक्चुअल रेंट तो भैया ज्यादा आ रहा है, तो 20,000, बट आप ये भी तो साथ के साथ देखोगे ना, 20,000 इंटू 10 होता है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट है 12। एक बार करिए इसको डाइजेस्ट, फिर बताता हूँ। एक्चुअल रेंट मुझे रिसीव कितने मंथ का हुआ है,
20,000 इंटू 2 महीने का अनरियलाइज्ड है। हाय 20,000 इंटू 2 महीने का अनरियलाइज्ड है, 20,000 इंटू 12 करते, उसमें से 2 महीने का अनरियलाइज्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? हाय तान्या, आ रहा है समझ? किसी को आया समझ? इस वाले का कोई आंसर देगा चैट बॉक्स में? एक्सक्यूज मी सर। या सर जो आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था उसमें फिर हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया था इनमें? उसमें भी तो 1 मंथ का अनरियलाइज था। केस ये वाला फर्स्ट वाला? सर जब आपने इसके बाद वाला फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। राइट, ये वाला? सर एक बार नीचे स्क्रॉल करना। हाँ जी, ठीक है, यही वाला सर। वापस बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल रेंट ना इसमें पहले ही कम था, तो अगर हम कंपैरिजन मान लीजिए मैं ये भी करूंगा 8,000 इंटू 11 एंड 12,000 इंटू 12, तो भी मेरा एक्सपेक्टेड 12 ही आएगा। ठीक है, 8,000 इंटू 11 करके देख लेते हैं, दैट इज 88,000 एंड हियर इट विल बी 1,44,000। व्हाट आई डिड, मैंने जस्ट समझाने के लिए 12,000 लिख दिया, आप चाहें तो सीधा 1,44,000 लिखिए। ठीक है तन्वी? ओके सर। या सॉरी, दैट वाज द डाउट ऑफ गौरी, राइट? मतलब एक्चुअली मुझे ना ये लिटरली इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे इसे शॉर्ट कराने में खुद फंबल हो गया था कि कैसे कैसे कैसे, बहुत क्रिस्पी कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको 2-3 चीजों में कंपैरिजन आ जाएगा। अभी जो वैकेंसी का लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था वो भी और इजी हो जाएगा। अब यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी को? प्लीज आई वांट रिप्लाई यार, मतलब नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बताइए। तन्वी, यू आर गेटिंग गेटिंग। राइट? तो मेरा जीएवी यहाँ पर क्या आ गया, 2,16,000 रुपए का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? अभी अगर मुझे एक पॉइंट और, अब मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका वैकेंसी का। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है आपके पास, उसमें आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है ₹2 लाख एंड देन है मेरे पास फेयर रेंट। फेयर रेंट है मेरे पास 2,40,000, एक्चुअल रेंट
एक्चुअल रेंट पर मंथ है यहाँ पर, एंड ये है मेरा 20,000 रुपये या 21,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब एक पॉइंट और लेते हैं इसमें, टेनेंट वेकेटेड प्रॉपर्टी ऑन 31/10/2021 and thereafter property let out at 25,000 per month, and this person, the owner, could not realize the rent of September and October 21. ठीक है, कंप्यूट करना है, कंप्यूट करना है जीएवी। ये वाला कर पाएंगे आप? प्लीज एक बार ट्राई करिए। बताइए, चल एक्सपेक्टेड रेंट बताएंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा मेरा? 2,40,000. राइट, 2,40,000। अब रेंट रिसीव्ड मुझे बता दीजिए कितना होगा, और नहीं आइडिया बता दीजिए 12 मंथ का कितना होगा, फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन के व्यू से भी समझाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लिखना हो तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 21,000 इंटू, ये हो गया मेरा 1/4 से लेकर 31/10, कितने महीने हो गए? 7 मंथ। 21,000 इंटू 7 प्लस 25,000 रुपए से दोबारा चढ़ गया, तो उसके बाद बचे 5 महीने, माइनस 21,000 इंटू 2 महीने का रिसीव नहीं हुआ। यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? तो मैं आगे चलूं वरना मैं यहीं रुका हूं। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आ रहा है? 21,000 इंटू 5 प्लस 25,000 इंटू 5, कितना आ रहा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? Hi, anyone will tell? 2,40,000. क्या था ना?
2,42,000. 30,000 so ओके, एक बार आप दोबारा चेक करेंगे. $21,000 into 5 होता है मेरा 1,05,000. $21,000 into 7 होगा ना. हाँ बिल्कुल ठीक है. 1,47,000. Sir, 2,30,000 आएगा. 2,30,000 आ रहा है. ठीक है, इसको ले लेते हैं 2,30,000. इन दोनों में बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका एक. हाँ या ना, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? No sir. ठीक है, तो मेरा आ गया 2,30,000. अब ये केस कौन सा है, वैकेंसी वाला या अदर केस है? दिस इज द केस ऑफ वैकेंसी. केस ऑफ अदर देन वैकेंसी. अदर देन वैकेंसी में हम क्या करते हैं, GAV इज इक्वल टू होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट. मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? So 2,40,000. 2,40,000 एंड एक्चुअल रेंट आया मेरा 2,30,000. तो मेरा GAV क्या आ जाएगा? 2,40,000. बताइए कोई कंफ्यूजन है इतना सभी तो मैं रुक सकता हूँ. अब मैं आऊंगा अपने पीछे वाले क्वेश्चंस पे जो बिल्कुल बवाल बन गया था. ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No sir. ठीक है. नो सर. हाँ I had lost my connection. तो ये जो आपने actual rent received equals to 21,000 into 7 वाला लाइन लिखा है वो explain कर दो एक बार. दोबारा बोलिएगा. सर जो actual rent received equals to 21,000 into 7 वाला लाइन है वो explain कर दो एक बार. बेसिकली आपका मकान मालिक ना हर दिवाली को आता है और बोलता है कि भैया आप हम 4,000 रुपए बढ़ा रहे हैं. मकान मालिक दिवाली को आया और उसने आपके 4,000 रुपए बढ़ा दिए, 21,000 से 25,000 का रेंट कर दिया. तो दिवाली आती है आपकी अक्टूबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में, तो नवंबर से लेके आपको मार्च तक का पैसा 25,000 रुपए देना पड़ा. ठीक है, उसमें वो बोल रहा है कि 21,000 में से 2 महीने का उसने पैसा नहीं दिया. दैट इज माई अनरियलाइज रेंट. आई एम अज्यूमिंग की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है रूल 4 की. तो मेरा इसको मैं इस हिसाब से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक इन दोनों को ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 में से 2 माइनस 5. बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर हम कौन से ईयर का निकाल रहे हैं? 2021. प्रीवियस ईयर आप जो मर्जी ले लीजिए, 21-22 का. 21-22. हाँ सर तो ये tenant vacated property on 31st 10/21. तो प्रीवियस ईयर मेरा 21-22 हो गया ना. 21-22 हो गया. हाँ प्रीवियस ईयर 21-22 हो गया. सर हमने 21,000 into 7 क्यों लिया है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे. देखिए मैं इस केस में बता रहा हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या, कि अब
अगर मुझे रूल भी सेटिस्फाई कराना है, तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ पे एक किराएदार रहता था, वो रहा मेरे यहाँ पे 31/10 तक, और मैंने उसको भगाया क्यों? क्योंकि उसने मेरा 2 महीने का किराया नहीं दिया। ठीक है, पॉसिबल है, आराम से हो सकता है। तो आपको एक्चुअल में इससे कितना पैसा आया? 21,000 इंटू 5 मंथ का आया, दैट इज माई 1,05,000। अगले दिन ही आप मेरे पास आ गए कि सर आप मुझे रेंट पे दे दीजिए, तो मैंने कहा मैम 25,000 रुपए लगेगा। आपने कहा ठीक है सर। 21 इंटू 5 क्यों, 7 क्यों नहीं? क्योंकि 2 महीने का रियलाइज नहीं हुआ, आप 7 लिख लीजिए, फिर हम 2 महीने का माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट बोल के, क्योंकि आपको एक्चुअल रेंट रिसीव दिखाना है ना। यू आर नॉट गेटिंग। ओके ओके, लास्ट लाइन की वजह से। ओके ठीक है, आ गया समझ? और इट्स कंफ्यूजन अब भी है। और सिर्फ ये 25,000 पे उसने अक्टूबर में लेट आउट करा है। अक्टूबर लास्ट में, दैट इज नवंबर से उसको रेंट देना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 5 मंथ्स। ओके समझ आया? ठीक है, आज की क्लास तो मस्त चल रही है। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे वापस। अब हुआ क्या? 2 मंथ का रेंट रियलाइज नहीं हुआ है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट क्लास में देख रहे थे। पूरा हटा रहा हूं मैं, बहुत सिंपल करने की कोशिश करी है मैंने। इस चक्कर में मैं खुद भी मतलब पता नहीं क्या ही था ये प्रोविजन। तो अब एक बार इसमें मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बता देंगे आप? तान्या, एक्सपेक्टेड रेंट? सर 18,000। ठीक है, आई एम हैविंग फेथ इन तान्या, सो आई एम लाइक ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? बिफोर तान्या एक बार बताए क्या है ये, एक बार केस देख लेते हैं। या वैकेंसी वाला है या नॉर्मल केस है? ऑनर था सर नॉर्मल की। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल केस था। मैं एक बार फिर भी सब जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ। ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी की, गिवन किया रेंट 20,000 रुपए पे, और उन्होंने 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं कर पाए हैं, दैट इज दिस इज माय अनरियलाइज रेंट। ठीक है, और अनरियलाइज रेंट में हम नॉर्मली विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहां पर मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आ गया? 20,000 इंटू 12 माइनस 20,000 इंटू 2। ठीक है, यहां पर बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी को? 40,000। ये 18,000 इंटू 12 कितना आता है तान्या? सर 2,16,000। 2,16,000। और यहाँ पर मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है? 2 लाख। तो मेरा जीएवी क्या हो जाएगा? 2,16,000। कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो दे कैन आस्क, मतलब मैं थोड़ा अभी रुक के चल सकता हूँ। मतलब शॉर्ट करने के चक्कर में मेरा पूरा प्रोविजन हिल गया। अभी एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आराम से चल सकता हूँ, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन था ये था जिसे हमने अभी करा है। लाइक सबसे लास्ट में हमने क्या किया था? ये वाला, ये
रेंट 20,000 पे चढ़ा था, 2 महीने का अनरियलाइज रहा, म्युनिसिपल वैल्यू ये थी, ये था, कंप्यूट करवाया जीएवी। अब हम करेंगे उसका पूरा सॉल्यूशन, 2,16,000। ठीक है, अब मुझे इसमें बता दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस कितना माइनस होगा। बताइए, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या माइनस होगा। से मान लीजिए पेड़ है, अभी कितना होगा माइनस। हाय, 20,000। राइट। अभी मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट करता हूं। एक्सक्यूज मी सर। क्या प्लीज। सर एक क्वेश्चन है कि आपने जो पहले क्लास में वो ग्रॉस रेंट इफेक्टिव रेंट लिखवाया था, तो वो अभी भी वैलिड है या वो नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। सर तो इस क्वेश्चन में आपने वो क्यों नहीं यूज करा? मैंने एक्चुअली बहुत सिंपल करने की कोशिश करी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। मैं आपको, अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप उस वाले तरीके से दिखा दीजिए, तो मैं उस वाले तरीके से भी दिखा दूंगा। मुझे तो शॉर्ट आप करा। सर तरीका दोनों सेम ही है ना, बट राइट, फिगर आपको सेम देगा। मैं अभी बता दूंगा एक बार, वो वाला क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं हम, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन पे ही आएंगे। तो यही क्वेश्चन तो था वो। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये वाला ना अभी। ठीक है, 2,16,000 इसमें मैं बताता हूँ क्या था इसमें। ये पूरा क्वेश्चन हमने 18,000 इंटू 12 किया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे इसमें वो बता रहा हूँ मैं। अरे चलो भाई, चलता ही नहीं है। देखिए, इसमें अभी हमने क्या किया था, ग्रॉस रेंट हम पूरे 12 महीने का निकाल रहे थे। फिर हम इन दोनों में से कंपैरिजन करते, विच एवर इज हायर लेते। रेदर यहाँ पर विच एवर इज हायर क्या लेते, जो रेंट रिसीव्ड होता वो माइनस करके हम निकाल लेते। मतलब मैं एक्चुअली आपको ये बोल रहा हूँ कि मत जाइए इसमें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ना बहुत ज्यादा एक्चुअली ट्राई किया, उसके बाद मैंने शॉर्ट करने की कोशिश करी है। इसमें ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, आप 2,16,000 ले लिया आपने, और उसके बाद 2,40,000। अब जब आप जीएवी निकाल रहे होंगे ना, तो आप 2,40,000 में से 20,000 इंटू 2 माइनस करेंगे, तो ये 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से विच एवर इज हायर कौन सा है। ठीक है, फिर जो आपका विच एवर इज हायर आएगा वो लिखेंगे। ठीक है सर, बात तो सेम ही है। बात तो सेम ही है, बट वो ये वाला शायद मुझे लग रहा था ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। सर ये आपने कुछ और बताया था पहले। हाँ, मैंने कुछ और बताया था एक्चुअली। मैंने जानबूझ के लास्ट में छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें मुझे कुछ और प्रोविजन भी डिस्कस करना था, जो मैं अभी वाला पॉइंट बोल रहा हूँ आपको। आप मुझे बता दीजिए अगर मैं कुछ और बोल रहा था तो। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, समझ आ गया। तो कंफ्यूजन और पैदा ना हो,
तो मेरा जीएवी आ गया आराम से, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हुआ 2000 रुपए का, उसके बाद 30% का डिडक्शन। आप मुझे बस फिगर बता दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। मेरा जीएवी आया 2,16,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने माइनस किया 2000 रुपए का, तो मेरा आता है 2,14,000। उसमें से मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है एट द रेट 30%। कितना आता है मेरा ये, किसी का आया है क्या? 64,200। अभी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है मैंने रिपेयर के लिए, तो वो भी, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा 24B में, जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला है। इंटरेस्ट टेकन फॉर रिपेयर, इंटरेस्ट expended on repair work, that is 80,000। ये माइनस किया, मेरा आ गया NAV। बताइए इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो। कितना आ रहा है? 69,800। बताइए इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ। सर आपने साइड में NAV लिखा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा ना? ओके सॉरी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑन, राइट, थैंक यू। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अब हमारा एक क्वेश्चन और रह गया था बस लास्ट क्लास का। अब बात करते हैं इस वाले का। हाँ, अभी हम लोग स्पेशल वाले केसेस देख रहे थे। तो अब अगर क्रिप्स में जाएं तो दो चीज का कंपैरिजन करके इफेक्टिव रेंट की जगह सीधा एक्चुअल रेंट ही देखेंगे, और इसमें बेहतर होगा कि ना ही जाए, हम वैसे ही करेंगे जैसे दिया हुआ है। हटा रहा हूं मैं इसे भी। अभी एक पॉइंट था ये वाला कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 30,000 रुपए और लेट आउट हुआ है प्रॉपर्टी 50,000 में, रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर 6 मंथ एंड 6 मंथ वैकेंट रहे, तो ये वैकेंसी वाला केस है। और वैकेंसी वाले केस में क्या होता है, क्या लेते हैं हम वैकेंसी वाले केस में? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। रेंट राइट, तो मेरा एक्चुअल रेंट क्या हो गया, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर आ गया 3,60,000। अभी 12 मंथ वाला भी हटा दीजिए, मतलब पूरा 12 मंथ का एक्सपेक्टेड, तो आप पूरा 12 मंथ का ही लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ गया, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ वैकेंसी। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दैट इज 6 मंथ का 50,000 इंटू 12, तो मेरा आ गया 3 लाख। तो मेरा जीएवी क्या हो गया, 3 लाख अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड या रिसीवेबल। बताइए कोई प्रॉब्लम है?
हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये कुछ अलग तरीका था. So can you scroll it up? Right, just give me a minute. Let me clear all the peaceful scrub now. हो गया आपका? बताइए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक बार मैं इसे जब डालूंगा तो अच्छे से अपडेट करके डाल दूंगा. अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो? अब कुछ स्पेशल केसेस पूरे कर लें कि ये टॉपिक पूरा अच्छे से ही खत्म हो जाए. किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है? हाय, कोई पूछेगा कुछ? नो सर। ठीक है. अभी पहला हमने केस देखा था जब प्रॉपर्टी लाइन वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है या अनऑक्यूपाइड है. अनऑक्यूपाइड है तो इसमें एक बार साथ के साथ नोटिंग कर लीजिएगा. जीएवी क्योंकि ऑक्यूपाइड ही नहीं, आप खुद रह रहे हैं या अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड हाउस है, तो जीएवी मेरा, क्योंकि आप खुद रह रहे हैं तो आपको किराया कहीं से आना नहीं है, तो आप जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करेंगे नॉट अलाउड हो जाएगा. तो आपका एनएवी क्या हो जाएगा? नेल. अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्यों मिलता था आपको? ताकि आप रिपेयर और मेंटेनेंस कराओ. लेकिन जब आपका एनएवी ही नहीं आ रहा है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ही नहीं चढ़ाया, तो आपको डिडक्शन अंडर 24A भी नहीं मिलेगा. अभी इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है 24B वाला, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. इसमें लिमिटेड हो जाएगा डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. लिमिटेड टू 30,000. ठीक है. अब नॉर्मली ये है, अगर एक स्पेशल पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लेना. मैं उसका लॉजिक ज्यादा नहीं दे रहा. however if
following conditions satisfy. If following conditions satisfy, SSC can claim maximum deduction of rupees 2 lakh. ये कंडीशंस ये है कि लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। दूसरा, लोन पर्पस इज परचेज या कंस्ट्रक्शन। यहां पर रिपेयर नहीं आता, रिपेयर या ऑल्टरेशन एक्सेट्रा नॉट कवर्ड। थर्ड, हाउस परचेज हुआ है या बना है, हाउस परचेज या कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर। कब से? फ्रॉम द डेट लोन टेकन, फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक सर्टिफिकेट दिया है बाय लेंडर, सर्टिफिकेट गिवन बाय लेंडर। आप समझ रहे हैं ये वाला केस क्या हुआ, जहां आप खुद रह रहे हैं या प्रॉपर्टी को आप ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाए, मतलब कुछ हुआ ही नहीं प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो आपका जीएवी भी निल, म्युनिसिपल वैल्यू भी निल, तो एनएवी भी निल, डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करा दो तो आपको ज्यादा भी 2 लाख तक भी मिल सकता है। तो सर ऑल 4 कंडीशंस या फिर कोई भी एक? ऑल, इफ ऑल, इसे ऑल कर देते हैं, इफ ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। इसके आगे और थोड़ा सा लिख लीजिए, सर्टिफिकेट गिवन बाय लेंडर सर्टिफाइंग द इंटरेस्ट अमाउंट। बेसिकली जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है कि आपका इतना ब्याज कटा है और आप इस हिसाब से ले लीजिए डिडक्शन, तो ये मांगते हैं ये लोग, ठीक है। अब एक केस ये भी हो सकता है आपने थोड़े टाइम के लिए खुद रह रहे हो और फिर बाद में किराए पे चढ़ा दिया, पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? केस 3 सेक्शन 23(3). 1 house self-occupied, 1 house self-occupied for part of the year and let out
for other part of the year. The year. यहाँ पर एक केस और भी आ सकता है कि प्रॉपर्टी वेकेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. May और may not be vacant. तो GAV कैसे निकलेगा इसका? इसका GAV होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा पूरा 12 महीने का. एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ. फिर रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड. अब GAV क्या आएगा? GAV हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड दूसरा क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल. ठीक है. अब आप पूछेंगे कि सर इसमें वैकेंसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मिलेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी है या नहीं है. नो बेनिफिट ऑफ वैकेंसी इज अवेलेबल. ठीक है. बाकी क्या होगा इसमें? बाकी क्या होगा इसमें? म्युनिसिपल टैक्सेस एज इट इज पूरा मिलेगा. अलाउड ऑन पेड बेसिस. 24A 30% of NAV allowed and 24B ये भी allowed in normal manner जो हमने सारा पढ़ा है. allowed in normal manner that is current and PCPI. current period plus PCPI. ठीक है. ये अपना पूरा खत्म. अभी आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो वाला केस देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ये एक पॉइंट और बता के खत्म कर देंगे. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना. बस सर. केस नंबर 4 23(4) multiple house are self occupied. आपके 3 घर हैं. एक घर है दिल्ली में, दूसरा है देहरादून में और तीसरा है दिल्ली में एक और. तो आप तीनों घर में रहने जाते हैं. तो मैं लिख देता हूँ दिल्ली साउथ एक्स गाजियाबाद और तीसरा है आपका मंसूरी. 3 घर हैं आपके. 1 1 1. तो गवर्नमेंट बोलती है मैक्सिमम 2 हाउस treated as self occupied at option of SSC. and other
deemed to be let out. एक बार भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, पहले लिख दो पूरा। ठीक है, अब हाउस ट्रीटेड एज लेट आउट हो तो, इफ हाउस ट्रीटेड एज लेट आउट तो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B वाला कैसे मिलेगा, जो 30,000 और 2 लाख वाला था। $30,000 और 2 लाख वाला होगा, एंड ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, एंड अगर लेट आउट है, हाउस ट्रीटेड एज लेट आउट, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर जीएवी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीएवी फर्दर सब कुछ मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस फुल 20। अब क्योंकि आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा इसमें 30% का, और जो 24B है करंट प्लस PCPI, अभी एक बार बताता हूँ। मान लीजिए आपके 3 घर हैं, एक है दिल्ली में, दूसरा है गाजियाबाद में, और तीसरा है मंसूरी में। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 2 घर का तो एग्जम्पशन दे सकते हैं कि आप 2 घर में रहते हो, लेकिन तीसरा घर हम मान लेंगे कि वो आपकी इनकम है, ये मान लेंगे कि आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, क्योंकि तभी गवर्नमेंट की इनकम होगी। अदर डीम टू बी लेट आउट। अब ये आपके ऑप्शन पे है कि आप कौन सा लेट आउट मानना चाहते हैं। मान लीजिए मंसूरी में मेरा रेंट है, मतलब मंसूरी की वैल्यू बहुत कम है सरकार के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, और दिल्ली वाला भी, ये तीनों जगह पे कम रहता हूँ, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं गाजियाबाद लूं या मंसूरी लूं एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक जो मुझे दिखाना है लेट आउट, वो उसकी वैल्यू से। इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। ठीक है, एक जस्ट मैं लास्ट पॉइंट लिख के खत्म कर रहा हूँ ये, और बाकी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लेकिन पॉसिबल है नहीं। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी, अंडर हाउस प्रॉपर्टी, या So actually we have a test at 10 o'clock. So ठीक है, will it be okay if we do this in the next class? Yes sir. no issue at all. I'll just write it up and explain over the गूगल क्लासरूम। आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ये अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. And Okay, thank you. Thank you, sir. Excuse me, sir. Yeah, please. Thank you so much. Sir, can we change this time? यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या तो रात को हो पाएगा
मतलब ये तो आप जब लोग थर्सडे को एडजस्ट की थी क्लास, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, क्योंकि ऑफिस शुरू हो गए हैं हम। मतलब जितना आपके लिए पता है डिफिकल्ट है ना, उससे ज्यादा मेरे लिए सुबह उठना डिफिकल्ट है। Sir, can you please mark me present? Sir, also my attendance, sir. I'll join एक later. और me too. नीतू, 1 मिनट रुक जाइए।